Hello, mic testing. Okay. Assalamu alaikum, students. It's Dr. Hassan Shazad, and today we are gonna discuss the Insight MDCAT Masterbook MCQ series. It's the chapter 3 biomolecules, and we are gonna have a pithy discussion about it. So, without any delay, start करते हैं. Question number 1 क्या कहता है? Question number 1 states which of the following biomolecule is present in greater quantities in prokaryotes. तो क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहा है कि कौन से वाला बायोमोलिक्यूल ऐसा है ऑफ द फॉलोइंग जिसकी क्वांटिटी प्रोकैरियोट्स में कंपेयर टू द यूकैरियोट्स ज्यादा है. ठीक है. आरएनए है, वाटर है, प्रोटीन है या लिपिड्स है. लिपिड्स का हमें पता है. यहाँ पे हम करते हैं प्रोकैरियोट्स. ठीक है. एंड यहाँ पर है यूकैरियोट्स. ठीक हो गया. और अब हम बताते हैं. वाटर तो हमें पता है इक्वल होता है. इट्स 70% दोनों के अंदर. तो वाटर हमारी डिस्कशन में से वैसे ही इरेडिकेट हो जाता है. प्रोटीन्स के बारे में क्या है? प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में 15% होती हैं एंड 18% होती हैं इन यूकैरियोट्स. तो प्रोटीन्स भी ऑपोजिट है टू व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. लिपिड्स के बारे में क्या है? सो लिपिड्स के बारे में है 2:3 होते हैं यहाँ पर. ठीक है. दोनों के अंदर आरएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए और डीएनए ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर ज्यादा होते हैं, जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोट्स, क्योंकि वो एक सिंगल सेलुलर एंटिटी है. ठीक है. उसके अंदर अब ज्यादा ही जेनेटिक मटेरियल होगा बिकॉज दैट has to do with all the functions of the body. In multicellular organisms एक सेल स्पेसिफाई हो चुका होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, इट इज फॉर ऑल ऑफ द फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो आरएनए और डीएनए का कंटेंट ज्यादा होता है इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है. कार्ब्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? कार्ब्स यहाँ पे 3:4 होता है सीन. ठीक है. So this is all about question number 1. We will be moving on to the next question. Question number 2 states find the correct sequence. तो हमने देखना है कि वन कौन से वाले के साथ among the ABC मैच कर रहा है और 2 किन के साथ 3 किन के साथ मैच कर रहा है. सो हमने करेक्ट और इसमें से देखना है कि कौन सा वाला सीक्वेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है. सो CO क्या है? इट इज वी ऑल नो द ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज है. ठीक है. तो 1 विद बी आ रहा है. ठीक है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज है यहाँ पर. दूसरे वाला पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. एंड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन हाइड्रोजन bond. It is present in excess than the carbohydrates. That's why they have that more energy content. और वो पर मतलब जो ग्राम होता है उनका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो इट्स लाइक दिस. तो 1B. ठीक है. 2C and 3A. So it is the beta option which is the correct one. ठीक है. तो बीटा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट है. हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेस एलिमेंट. सो ट्रेस एलिमेंट और माइनर और ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है. देयर आर सम जो कि दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर. तो वो मेजर कंटेंट होते हैं. दे आर अबाउट दोज हु मेक द 90% ऑफ द बॉडी. ठीक है. अब 1% ऑफ द बॉडी जो बना रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट 90%. 1% वालों को हम कहते हैं माइनर. ठीक है. माइनर. और ट्रेस कौन से होते हैं? जिनके अंदर 0.01% से भी कम वो बना रहते हैं. ठीक हो गया. सो मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर एंड आयरन. अब ऑफ दीज कौन सा ऐसा है जो कि एक माइनर है, इज नॉट अ ट्रेस, और या मेजर है या माइनर है? ठीक है. तो मैग्नीज यस इट इज माइनर, कॉपर यस इट इज माइनर, आयरन फेरस फेरिक yes it is a minor one. So magnesium is something which is not a trace element. It is a minor one. So इसका आंसर है मैग्नीशियम. क्वेश्चन नंबर 4. वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ. ये मेरे एमडी कैट में भी आया था. एंड आफ्टर हैविंग सो मच मैंने इसको मतलब ओवर थिंकिंग की नजर कर दिया था. एंड इट वाज द ओनली एमसीक्यू जो मेरा अपना गलत हुआ था. तो शेम. तो व्हाट वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट अपनी किस प्रॉपर्टी की वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, पोलैरिटी की वजह से, सॉल्युबिलिटी की वजह से, चार्ज ऑन द ऑक्सीजन. सो अब क्या हो रहा था? चार्ज ऑन द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है. सोली ऑक्सीजन की चार्ज की वजह से नहीं हो रहा है. ठीक है. सॉल्युबिलिटी.
तो सॉलिबिलिटी तो वो करेक्टरिस्टिक्स है ना जिसकी वजह से सॉल्वेंट बना, तो चार्ली भी नहीं ठीक है। पोलैरिटी ये हाइड्रोजन बॉन्ड, आपकी बुक लाइन क्या है, इट इज पोलैरिटी, ठीक है। आई ओवर थिंक दैट आई थॉट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका, बट इन योर बुक इट इज पोलैरिटी, ठीक है, बायो के अंदर, सो डोंट मेक द सेम मिस्टेक। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज्यादा, वाटर के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रही होती है, उनको सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है, लाइक द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट। बट पोलैरिटी इज समथिंग जो उसकी सॉलिबिलिटी इनहांस हो रही होती है, क्योंकि हर एक के अंदर फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती है, ठीक है। सो इट्स बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी की एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश ऑफ वाटर, जो होता है द नंबर, जो मतलब इट्स अ डेफिनेशन, सो कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जिसे हम डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज 1, सो या 4.18 जूल है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, सो इज इट स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, या हीट कैपेसिटी। सो ये डेफिनेशन पिन पॉइंट पेट डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी की इन योर बुक, ठीक है। बाकी आगे फर्दर आ रही है तो मैं उनको आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी की, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज विच इज 1 कैलोरी are required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 4.18 जूल है ये। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। मतलब लिक्विड टू गैस, उसके जो ये कौन से पॉइंट की बात हो रही है, लिक्विड टू गैस, इट्स द बॉइलिंग पॉइंट। सो इट प्लेज रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट रिलीज बाय ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन के टाइम पर वहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही है उसके बारे में एक हिंट है। और उसने कहा है कि इट प्लेज it also provides cooling effect to the plants when water is transferred। तो हमें पता है कि एक कूलिंग इफेक्ट होता है लीफ के ऊपर, और कहीं पर भी अगर इवेपोरेशन हो रही होती है तो वहां पर क्या हो रहा है, द सरफेस मॉलिक्यूल्स दे मूव अबव, ठीक है, वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ता है, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, दे यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, अब हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कौन सी है, of the following values, क्या वैल्यू है इसकी, evaporation of only 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of the remaining water by 998 ml को, जो बाकी सारे का सारा कंटेंट वाटर का बच गया उसको 1 सेंटीग्रेड तक नीचे ले आता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर की पॉइंट यहाँ पर। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है यहाँ पर, ये एक रट्टा बेस्ड बात है कि न्यूमेरिकली क्या वैल्यू होती है इसकी, तो इट इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ठीक है। सो 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम होती है द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वाटर। सो ये सारे के सारे एमसीक्यूज बेसिकली इट्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बायोलॉजी बुक के बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर के, तो दे आर ऑल मेजरली रिलेटेड टू वाटर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वाटर, तो हमने यहाँ पर बताना है कि वाटर के साथ एक्सक्लूसिवली कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो गलत है, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ बोथ आयंस एट 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। और ये इसकी एक इट्स अ करेक्ट वन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ये भी हम पीछे डिस्कस करके हैं, यस इट इज अ करेक्ट वन। 40 है, वाटर इज इफेक्टिव lubricant that provides protection against damage resulting from friction, बिल्कुल ठीक है। इट इज वन ऑफ योर बुक लाइन्स, और ये बुकिश लाइन आपकी, और ये lubrication प्रोवाइड कर रहा होता है, और इस वजह से दिस इज अ करेक्ट वन। वाटर मॉलिक्यूल्स also have attraction to non-polar surfaces, they don't have any attraction for the non-polar surfaces। if once ये एक established चीज होगी कि वो polar नहीं है, पोलर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का उसके साथ किसी किस्म का कोई नाता नहीं है, इट विल रिमेन इनसॉल्युबल इन वाटर एंड वाटर विल रिमेन इनसॉल्युबल इन दैट सब्सटेंस। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन सेम रेशियो एज वाटर इज, मतलब वाटर की तरह की जो सेम रेशियो है विच इज H2O,
ठीक है। ये रेशियो कहाँ पर फाइंड हो, यू वुड फाइंड न्यूक्लिक एसिड में नहीं, देयर इज नाइट्रोजन भी आ जाता है एंड फर्दर यहाँ पर बिल्कुल 2:1 नहीं है, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड में होगी, इसी तरह प्रोटीन में भी नहीं होगी। अब लिपिड्स और कार्ब्स में होती है। लिपिड्स के अंदर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। लाइक ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर सॉरी टैग्स के अंदर क्या होता है, 9:1 तक होता है इन टैग्स, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला भी यही था, ठीक है। तो कार्बन का नंबर ज्यादा कम हो सकता है, वाटर का एक दूसरे से मतलब यह हो सकता है, बट H2O दिस रेशियो इज अ कांस्टेंट, ठीक है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो हमेशा सेम रहेगी, हाइड्रोजन टू कार्बन, ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो वेरी कर सकती है। सो आंसर क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है या कौन सी ऐसी चीज है जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिलेटेड नहीं है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which upon hydrolysis yield such compounds and their derivatives। so polyhydroxyaldehydes and ketones ही होते हैं, ठीक है, और या उनके फर्दर कंपाउंड्स होते हैं जो कि उनकी पोलीमराइजेशन से बने होते हैं, which depolymerize and form the polyhydroxyaldehyde और ketone जो yield करते हैं on hydrolysis वगैरह। so yes, it is the right option, it is the right one। their general formula is their general formula is CxH2OY। so where x is the whole number from 3 to many thousands and where y may be same whole number। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि x और y सेम हो, वरना फिर अगर x और y सेम होते तो फिर CX H2X होता या फिर ये सिंपल ही हो जाता, ठीक है। सो इस देयर इज अ डिफरेंट इंटीग्रल को शो कर रहा है, वो वहां पर इंटीजर को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, ठीक है। सो सेम हो सकता है बट इट इज नॉट अ बेटर फॉर्मूला, सेम और डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, सेम और डिफरेंट। बीटा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, बिल्कुल ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड बोथ हैव स्ट्रक्चरल रोल इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, बोथ आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो या इट्स समवॉट अ करेक्ट, पता नहीं क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, they are simplest form of sugar, so they so अभी किन की बात हो रही है, फ्रॉम द फॉलोइंग हम मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट द मोनोसैकेराइड्स एंड दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स। तो मोनोसैकेराइड्स आर मेड ऑफ डैश कार्बन एटम्स, दे आर easily soluble in water। तो अगेन ये वन ऑफ द बुकिश लाइंस है आपकी, ठीक है। अब बुक लाइन क्या होगी, 3 to 4, 3 to 7, 4 to 7 या 3 to 6, आपको क्या लगता है? Yes, you are guessing it right, पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं, बट इट इज 3 to 7, ठीक है। सो 3 to 7 कार्बन नंबर होता है इनके अंदर, ठीक है, एंड द रेशो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जांपल ऑफ टेट्रोसिस इज, ठीक है। टेट्रोसिस आर दोज जिनके अंदर क्या होता है, 4 कार्बन एटम्स होते हैं। सो एरिथ्रोज कीटो नो इट ये कीटो नहीं है, ठीक है। हमने ये देखना है कि इनके अंदर ये सारी की सारी ऑप्शन कौन सी ठीक है। सो ये एक एल्डो शुगर है, ठीक है, इट इज नॉट अ कीटो शुगर। एरिथ्रोलूज, ठीक है, कीटो हो गया। एरिथ्रोलूज यस इट इज अ 4 कार्बन वन, तो हम लेकिन ये करेक्ट लग रही है, बट वी विल go through the others too। Ribose, it is aldo, yes it is correct and it is uh, uh, aldo sugar, और ये क्या है, इसमें पेंटा कार्बन होते हैं, ठीक है। एंड अगेन राइबोल्यूज पेंटा कार्बन, ठीक है। तो 4 कार्बन टेट्रोसिस ये हैं, ठीक है, और ये पेंटोसिस हैं। तो हम पेंटोसिस को तो वैसे निकाल देते हैं क्योंकि ये एल्डो था, ये भी गलत है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आई, बीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो हमने यहाँ पर बताना है कि ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग कौन सा। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आप कैसे वैसे गेज कर रहे होते हैं, तो नॉन रिड्यूसिंग को हम कर रहे होते हैं मेनली उसके एनोमेरिक कार्बन के ऊपर। एनोमेरिक कार्बन आफ्टर पॉलीमराइजेशन किसी चीज के साथ, या उसकी कोई मतलब एक नया केमिकल बन गया है, तो उसके बाद एनोमेरिक कार्बन वेकेंट है या नहीं है, ठीक है। इट इज कार्बन नंबर 1 इन ग्लूकोज और कार्बन नंबर
2 इन फ्रक्टोज। राइबोज में भी सेम ही होता है, ठीक है, राइबोज में भी सेम होता है। सो राइबोज 5 फॉस्फेट कौन से नंबर पे लगा हुआ है, नंबर 5 पे लगा हुआ है, तो यस इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सक्रोज के अंदर क्या होता है, अल्फा 1 2 लिंकेज होती है, तो क्या हुआ कि फ्रक्टोज का नंबर 2 गया और नंबर 1 इन द ग्लूकोज, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए, इस वजह से इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज अगेन इट इज बीटा 1 4 लिंकेज होती है, तो ऑफ द वन ऑफ द इसके जो सब यूनिट्स होते हैं उनमें से एक का तो खाली है ना कार्बन नंबर 1, तो लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग वन। एंड माल्टोज आल्सो, इसमें ग्लूकोज 1 4 होती है, तो अगेन माल्टोज और लैक्टोज भी, ये दोनों की दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हुई, सक्रोज। ओके, so we will be moving on to our next question. Question number 13 states dash is an intermediate of photosynthesis and dash is an intermediate of respiration. So question number 13 के अंदर हमने बताना है कि of the following options कौन सा ऐसा है जो कि फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट और कौन सा ऐसा है जो कि रिस्पिरेशन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ग्लूकोज तो प्रिकर्सर होता है ना, और फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रिकर्सर होता है फॉर द रिस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस के अंदर ही क्या होता है, इट इज द एंड प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 1 का तो पहले ऑप्शन निकलता है, सारी गलत होगी, ठीक है। राइबोल्यूज एंड फ्रक्टोज। सो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर राइबोल्यूज सिंस इट इज नॉट एज सच अ पार्ट ऑफ इट फोटोसिंथेसिस, तो ये भी नहीं है। एंड स्टार्च एंड ग्लूकोज, स्टार्च एक आफ्टर पोलीमराइजेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बन रहा था, तो ये भी नहीं है। सो राइबोज एंड फ्रक्टोज आर, ठीक है। राइबोज कैसे, तो ये राइबोज 1 6 सॉरी राइबोज 1 5 बिसफॉस्फेट बन रहा होता है, IUBP, ठीक है। और फ्रक्टोज के अंदर क्या हो रहा है कि फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट बनता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है, तो यस इट इज चार्ली कि राइबोज और फ्रक्टोज इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोनोसैकेराइड्स आर यूजुअली फाउंड इन डैश बट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्टेड टू। सो सबसे पहली बात यह है कि नॉन सॉल्युबल स्टेट के अंदर, नॉन सॉल्यूशन स्टेट के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। सो आर फाउंड इन अ स्ट्रेट चेन, बट अगर उनको आप सोल्यूशन फॉर्म में देखें तो दे फॉर्म समवट अ रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं कोई अपना, ठीक है। तो ओपन चेन एंड रिंग चेन या रिंग स्ट्रक्चर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बीटा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज अ 5 कॉर्नर रिंग इन विच 1 oxygen atom and 4 oxygen atoms are found. Oxygen atom is linked with dash all pentoses and ketohexoses like fructose are converted into it. तो यहाँ पर एक 5 membered ring जो होती है like this, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज रिंग, ठीक है। और वो किन किन के दरम्यान में होती है, इट इज बिटवीन द C1 एंड C4, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या है, चार्ली। पायरेनोज क्या होती है, पायरेनोज इज प्रेजेंट बिटवीन द C1 एंड C5, ठीक है। इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो पायरेनोज ये और फ्यूरेनोज का चार्ली ऑप्शन है इस क्वेश्चन में करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है सेकंड लास्ट कार्बन इज कॉल्ड डैश। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड बात है, यू डोंट हैव टू ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स सिंपली एन इंफॉर्मेशन बेस्ड थिंग। और इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पेनल्टीमेट कहते हैं। शेल्स के अंदर भी इन क्या से कहते हैं, इन केमिस्ट्री हम ये कह रहे होते हैं कि पेनल्टीमेट शेल होता है द सेकंड लास्ट शेल कमिंग फ्रॉम, अब मतलब एक्सटर्नली मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो सेकंड लास्ट शेल को पेनल्टीमेट कहते हैं। Question number 17. In ring structure, if hydroxyl group is found downwards, तो यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट जो होती है ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो डिफाइन करेगी अल्फा और बीटा कैरेक्टरिस्टिक को किसी भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या व्हाटएवर मोनोसैकेराइड। तो हम कैसे ये इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे अल्फा कहते हैं, और अगर अपवर्ड है तो उसे हम
बीटा कार्बन कहेंगे। तो अल्फा और बीटा जो मोनोसेक्राइड फर्दर बन जाएगा, मतलब अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज, लाइक दैट। सो अगर डाउनवर्ड है तो अल्फा और अगर अपवर्ड है तो बीटा। सो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, 18 के ऊपर जाते हैं। 18 कह रहा है व्हाइल नेचुरली अकरिंग शुगर इन द बॉडी आर मेनली, कौन सी वाली टाइप होती है? सो नेचुरली अकरिंग शुगर्स इन द बॉडी आर, तो एल शुगर्स होती हैं, हमें पता है कि राइट हैंडेड शुगर्स होती हैं, राइट हैंडेड डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर्स होती हैं। कौन सी यहाँ पे? डी शुगर्स। और फर्दर इसके अंदर क्या चीज होती है? अल्फा शुगर्स नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा बीटा दोनों होती हैं, ठीक है। लाइक लैक्टोज के अंदर तो डायरेक्टली अल्फा बीटा बीटा 1,4 लिंकेज होती है ना, तो लाइक दैट। तो अब इसके अंदर ये होता है कि हम देखते हैं कि जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, द सेकेंड लास्ट कार्बन, जिसके उस कार्बन के मतलब इमीडिएट साथ वाला कार्बन जिसके ऊपर ग्रुप लगा होता है एल्डोर कीटो ग्रुप, तो उस वाले कार्बन के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि इफ इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ इट देन डेक्स्ट्रो, एंड इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट देन वी कॉल इट रोटेटरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, question number 19 had the covalent bond between two monosaccharides. So we have already discussed in question number 2, I guess. It is the glycosidic bond, दो प्रोटीन दो अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड होता है between अमीनो एसिड्स, और एल्डो लिंकेज, अल्कोहलिक लिंकेज, makes no sense. Question number 20, upon hydrolysis it yields two glucose molecules. तो अब बताना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर डाइसेक्राइड है जिसके फर्दर सब यूनिट्स मोनोसेक्राइड जो हैं वो सेम है, और सेम भी कौन से हैं? ग्लूकोज के हैं, ठीक है। तो अब क्या है? लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, फ्यूकोज है, मैल्टोज है या सक्रोज है? तो सक्रोज का हमें पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, तो ये तो वैसे ही निकल गया, ठीक है। मैल्टोज के अंदर यस इट हैज ग्लूकोज हैविंग अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज होती है इनके अंदर। इसके अंदर होती है अल्फा 1,2, ठीक है। फ्यूकोज इसे हम कहते हैं डी ऑक्सी हेक्सोज, मतलब ये एक हेक्सोज के अंदर उसका मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अगर रह जाए वहां पर, तो उसे हम डीऑक्सी हेक्सोज कहते हैं, ठीक है, या फ्यूकोज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है लैक्टोज। तो लैक्टोज के अंदर क्या होता है? लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज होती है किसके दरमियान में? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो ये भी गलत है। सो अब यहाँ पर कौन सी वाला है जिसके अंदर सब यूनिट्स दोनों ग्लूकोज हैं, which yields glucose on hydrolysis, तो it is maltose, ठीक है। क्वेश्चन 21 है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ द गैलेक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज। तो कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके अंदर होती है? अभी मैंने ऊपर बताया फ्यूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, तो कौन था इनमें? लैक्टोज था, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। फ्यूकोज डीऑक्सी हेक्सोज होता है, और माल्टोज के अंदर ग्लूकोज के अंदर अल्फा 1,4 होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर अल्फा 1,2 होती है इन सक्रोज। सो क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is incorrect? Polysaccharides are soluble in water. This is the largest and most abundant carbohydrate in nature. They are tasteless and they are the most complex. तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है पॉलीसैकेराइड्स आर insoluble in water. It is incorrect of the following, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स insoluble होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश गिव्स रेड कलर विद आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्टिंग के अंदर रेड कलर कौन देता है? सो इट इज ग्लाइकोजन जो कि रेडिश कलर देता है, स्टार्च गिव्स ब्लू, सेलुलोज गिव्स नो कलर एट ऑल, और एमाइलोपेक्टिन पर्पलिश कलर देता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है द पॉलीसैकेराइड्स
which are made of different kinds of monosaccharides are called heteropolysaccharides. तो हेटेरोपोलिसैकेराइड्स अब कौन से हो रहे हैं? काइटिन, सेलुलोज, एगर और ग्लाइकोजन। तो ऑफ द फॉलोइंग हमें पता है सेलुलोज ग्लूकोज का ही आगे होता है, मतलब उसका मोनोमर ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज है, बस आगे लिंकेजेस का डिफरेंस है। इसमें बीटा 1,4 होती है और इसमें अल्फा 1,4 और 1,6 लिंकेज होती है, ठीक है, इट इज ब्रांच्ड। और आगे एगर की बात करें हम, तो यस एगर के अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है और इसके अंदर गैलेक्टोज होता है और आगे फर्दर एक गैलेक्टोज होता है और फर्दर इट इज गैलेक्टोज की आगे एक चेंज फॉर्म होती है। तो आई गेस इट वाज एन हाइड्रो गैलेक्टोज, ठीक है, मतलब इसके अंदर दो सब यूनिट्स हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ये दो सब यूनिट्स को मतलब दो मोनोमर्स अपने शो करवाएगा, ठीक है। तो एल गैलेक्टोज 3,4 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज, इट वाज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये दो इसके मोनोमर्स थे। काइटिन का हमें पता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो होमोपोलीमर 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 हेट्रोपोलीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 स्टेट्स के इट हैज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है ऑफ द फॉलोइंग किसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो इट इज सेलुलोज जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। पैक्टिन में अल्फा 1,4 होती है मेनली, बट आगे अल्फा 1,3 अल्फा 1,6 भी होती है और अल्फा 1,2 भी होती है आई गेस, ठीक है। तो अल्फा 1,2 भी होती है। तो ये है पैक्टिन। स्टार्च का बहुत कॉमन है। अब इसमें अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज स्ट्रेट चेन होता है, अल्फा 1,4 होती है अगर अमाइलोज है, और अगर अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों होंगी अगर अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। और ग्लाइकोजन में अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबव कौन सी लिंकेज होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 भी होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्फा ही होती है ना, हाँ आई गेस ये सही है। 26 है, काइटिन बाय नेचर of its monomers is, so heteropolysaccharide अभी ऊपर डिस्कस हो गया इसका, yes chitin is a homopolysaccharide, ठीक है, n acetyl glucosamine, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल फाउंड इन द सेल एंड इन नेचर रिस्पेक्टिवली। तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल जो कि सेल में और नेचर में है, तो सेल में कौन सा सबसे ज्यादा होता है? दे आर प्रोटीन्स। और नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सेलुलोज है, ठीक है। तो इट इज प्रोटीन एंड कार्ब्स। 27 का है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर 50% of the total derived of the cell, बिल्कुल ठीक है। about 170 types of amino acids have been found to occur in cell and tissues, बिल्कुल ठीक है। most of the proteins are however made of 20 types of amino acids, तो ये भी ठीक है। एंड प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम, सो इट नेवर कंटेन्स एल्यूमिनियम, ठीक है। मैग्नीज आयरन हो सकता है या मैग्नीज वगैरह हो सकते हैं, बट एल्यूमिनियम कभी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्रोटीन्स आर अ डाइवर्स ग्रुप and have a key role in maintenance of life. They are specific in nature and this specificity is fruit of all but. तो specific sequence of amino acids, yes, इनकी specificity को all but, ठीक है, specificity को denote कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। शेप
which the molecule assume when fold and compact form, बिल्कुल ठीक है, उनका आगे further structuring के बारे में है। polarity of amino acids, दिस इज समथिंग विच डजेंट इफेक्ट, ठीक है, ये सब के अंदर कॉमन होती है और सारे के सारे प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के अंदर पोलैरिटी है। तो ये इट इज़ द ऑप्शन विच इजंट रिलेटेड टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ये बिल्कुल इफेक्ट कर रहा था स्पेसिफिसिटी को। सो क्वेश्चन नंबर 30 है द स्पेशल अरेंजमेंट is arrangement attained by twisting and folding of the peptide chain is the twisting and folding of the straight peptide chain, ये secondary structure की definition है, ठीक है। So it is the definition.